नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, सीटेट 2024 का एग्जाम में केवल अब चंद घंटे कह सकते हैं, एक दिन बचा है। तो आज की वीडियो में हम लोग मैथ्स पेडागोजी में 30 क्वेश्चन लाएंगे, जिसमें कि हम लोग 15 क्वेश्चन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, 15 क्वेश्चन मैथ्स पेडागोजी। दोस्तों, सेम ऐसा ही पेपर आपको कल के एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो प्रिपेयर होकर जाइएगा। ऐसा ही पेपर आएगा तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों लोगों के लिए, दोनों ग्रुपों के लिए जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालय में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य क्या है। देखिए, संकीर्ण का मतलब है कोई सूक्ष्म या छोटा सा उद्देश्य, एक होता है विस्तृत उद्देश्य, बड़ा उद्देश्य। तो देखिए, पहला देखिए, रैखिक बीजगणित से संबंधित दैनिक जीवन की समस्याओं की शिक्षा, ये एक प्रकार से एक बृहत उद्देश्य या बड़ा उद्देश्य है। देखिए, संख्यात्मक कौशलों का विकास। देखिए, जब संख्यात्मक कौशलों का विकास की बात की जाए तो एक क्षुद्र कह सकते हैं या संकीर्ण उद्देश्य इसका है। ठीक है, बीजगणित पढ़ाना हो या परिकलन और मापना पढ़ाना हो, ये इसका संकीर्ण उद्देश्य नहीं बल्कि एक विस्तृत उद्देश्य है। तो ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गणित के प्राथमिक पाठ्यक्रम में प्रतिचित्रण, ठीक है, प्रतिचित्रण का परिचय देने का मुख्य प्रयोजन क्या है। पहला है त्रिविमीय विचार क्षमता को प्रोत्साहन देना, दूसरा अनुपातिक विवेचना को प्रोत्साहन देना, तीसरा विषय को सरल और रुचिकर बनाना, चौथा संख्याओं की निरस्तता को समाप्त करना। देखिए, अगर बात की जाए प्रतिचित्रण क्या परिचय देने का मुख्य प्रयोजन क्या है दोस्तों, तो ये होगा पहला वाला, त्रिविमीय विचार क्षमता को प्रोत्साहन देना, ठीक है, जिसे मैपिंग कहते हैं अंग्रेजी में, या दूसरा है अनुपातिक विवेचना को प्रोत्साहन देना। तो 1 और 2 बिल्कुल करेक्ट होगा। तीसरा चौथा क्या है, इसका उद्देश्य या मुख्य प्रयोजन नहीं होता है। तो 1 और 2 ऑप्शन नंबर 30 में करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीसरा, कक्षा सेकेंड के विद्यार्थियों को एक शिक्षक योग अर्थात जोड़ सिखा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति का अनुसरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा। तो योग को शाब्दिक अर्थों द्वारा प्रस्तुत करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट होगा। योग को शाब्दिक अर्थों के द्वारा जब प्रस्तुत करेंगे, जैसे कि एक किताब का दाम 10 रुपये है, तो इसी तरह के इसमें 10 किताब और जोड़ दें तो क्या आंसर आएगा। इस तरह जब शाब्दिक अर्थों द्वारा जब प्रस्तुत करेंगे तो सबसे अच्छा युक्ति जो होगी, सर्वाधिक उपयुक्त तो यह है, अनुसरण करेगा विद्यार्थी से। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। दोस्तों, वीडियो पर पहली बार चैनल पर आए तो सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ लाइक करना मत भूलिएगा। अगला क्वेश्चन 4 देखिए, कक्षा 3 के विद्यार्थियों को आधे की संकल्पना आधा की संकल्पना का परिचय देने के लिए शिक्षक निम्नलिखित क्रियाकलाप की योजना बनाता है। देखिए, योजना क्या बनाता है, चित्र दिखाता है जिसमें आधा प्रदर्शित किया गया है, आधे का चिन्ह लिखता है, बहुत सारे मूर्त पदार्थों को आधे में विभाजित करता है, कहानी या शब्दों के प्रयोग से आधा प्रदर्शित करता है। देखिए, पूछ रहा है क्वेश्चन, शिक्षक को निम्नलिखित में से क्रियाकलापों का कौन सा सही श्रेणीक्रम का अनुसरण करना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, तो इसमें देखिए सबसे पहला जो काम करना चाहिए शिक्षक को, बहुत सारे मूर्त पदार्थों को आधे में विभाजित करना चाहिए। मूर्त पदार्थ का मतलब कंकड़ पत्थर हो गए, सिक्के हो गए, कोई भी ठोस चीज़ हो गई, ठीक है, उसको आधे के रूप में, अगर 5 है या 6 है तो आधा 3 के रूप में विभाजित करना चाहिए। ठीक है, पहला काम तो ये करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद काम करना चाहिए कि चित्र दिखाता है जिसमें आधा प्रदर्शित किया गया, अगर मूर्त दिखा रहा है तो उसको आधा के रूप में प्रदर्शित किया गया है। सेकेंड काम ये करना चाहिए। और तीसरा काम करना चाहिए, कहानी या शब्दों के प्रयोग से आधा प्रदर्शित करना चाहिए। तीसरा काम ये करना चाहिए और लास्ट में करना चाहिए, आधे का चिन्ह लिखना चाहिए। ठीक है, तो ये क्रम होना चाहिए। तो CADB ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट होगा। CADB का क्रम पालन करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कक्षा 3 के विद्यार्थियों को लंबाई की विभिन्न इकाइयां पढ़ाने के लिए शिक्षक निम्नलिखित सामग्री कक्षा में ले जाएगा। अगर लंबाई लेंथ की अगर इकाइयाँ पढ़ाना है तो क्या क्या उसको लेके जाना चाहिए। सही आंसर क्या होगा इसमें 5वां का। देखिए, उसको विभिन्न लंबाइयों और इकाइयों वाले रूलर, मतलब नापने वाली छड़, नापने वाली पट्टी जो वास्तुकार द्वारा प्रयोग में लाई जाती है, तो इन सभी सामग्रियों को क्लास में लेके जाना चाहिए लंबाई को पढ़ाने के लिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन,
छठवां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मुक्त अंत वाला प्रश्न है? मुक्त अंत वाला प्रश्न दोस्तों वो होता है जिसमें एक से ज़्यादा आंसर निकल के आते हैं, ठीक है। और बंद सिरे वाला वो प्रश्न होता है जिसमें केवल एक ही आंसर निकल के आता है। तो छठे नंबर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2.7 से कोई बड़ी 4 संख्याएं लिखिए। तो बहुत सारी संख्याएं मिलेंगी 2.7 से बड़ी, तो कोई 4 संख्याएं विभिन्न विभिन्न तरीके से आप लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक स्कूल में आधे छात्र बैडमिंटन खेलते हैं, 1/4 छात्र वॉलीबॉल खेलते हैं, 1/8 छात्र टेनिस खेलते हैं, 1/16 छात्र शतरंज खेलते हैं, बाकी तैराकी के लिए जाते हैं। यदि वॉलीबॉल खेलने वाले छात्रों की संख्या 160 है तो कितने छात्र शतरंज खेलते हैं? देखिए टोटल छात्र का देखिए टोटल छात्र जितने हैं उसका केवल 4/4 भाग जो हैं वॉलीबॉल खेलते हैं। तो संख्या कितनी है? 160 है। तो टोटल कितना होगा? गुणा कर देंगे तो टोटल निकल के आएगा 16 चौके 64, 640। इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा। तो टोटल संख्या है 640। टोटल स्कूल में कितने लड़के हैं? 640 हैं, ठीक है, जो कि खेल रहे हैं। तो पूछ रहा है कितने शतरंज खेलते हैं, तो शतरंज कितने खेलते हैं? 1/16 खेलते हैं। मतलब टोटल 640 का 1/16 खेलते हैं। तो 16 चौके 64, 40 बच्चे क्या है शतरंज खेलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 8वां, निम्नलिखित में से किसमें लंबाइयों को घटते क्रम में व्यवस्थित किया गया है? देखिए इस तरह के क्वेश्चन में आप पैमाना को देखिए, एक जगह डेसीमीटर लिखा है, कहीं मिलीमीटर लिखा है, कहीं सेंटीमीटर भी लिखा है, कहीं मीटर भी लिखा है। तो आप सबसे छोटी इकाई होती है, देखिए पैमाना आपको पता ही होगा, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मिली, सेंटी, डेसीमीटर और फिर मीटर, इसको याद रखेंगे, ठीक है। ये बहुत काम की चीज़ है पैमाना। तो नीचे से ऊपर जाएंगे तो बढ़ता जाएगा, ठीक है, वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, फिर मीटर। अब देखिए ऑप्शन नंबर डी, देखिए इसमें इसको ए ले है 8500 मिलीमीटर, ठीक। दूसरा ए पूरा एक ही में है। फिर दूसरा है 80 डेसीमीटर 8 सेंटीमीटर। तो देखिए 80 डेसीमीटर में यहाँ मिलीमीटर है, तो कन्वर्ट करेंगे इसको पहले 80 डेसीमीटर और 8 सेंटीमीटर को टोटल वो कन्वर्ट करेंगे एम मतलब मिलीमीटर में, इसी पैमाने की सहायता से। तो आएगा 8080, ठीक है, मिलीमीटर। याद रखेंगे घटते क्रम में व्यवस्थित करना है, मतलब बड़े से छोटे की तरफ व्यवस्थित करना है। सबसे लास्ट में छोटा आएगा, मतलब अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तीसरा है 800 सेंटीमीटर 8 मिलीमीटर, इसको भी कन्वर्ट करेंगे एम में। तो क्या आएगा निकल के 8008 आ जाएगा। और लास्ट क्या है 8 मीटर। तो 8 मीटर बराबर 8000 एम 8000 मिलीमीटर। देखिए तो 8500, 8080, 8008 और 8000। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। एक घटता हुआ क्रम है और रोही क्रम है, ठीक है। इस पैमाने की सहायता से आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, 200 ml और 300 ml माप वाले बर्तनों का उपयोग करके 2000 ml आयतन की एक बाल्टी को भरना है। 200 ml और 300 ml के बर्तनों द्वारा क्रमशः बाल्टी भरने के लिए बर्तनों के निम्नलिखित संयोजन में कौन सा सही नहीं है? देखिए ऑप्शन बी, सी और डी आप चेक कर सकते हैं इजीली। देखिए एक मैं चेक भी कर दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। अगर एक जो 200 ml का अगर एक होगा, ठीक, उसके बाद 6 बार भरा जाएगा 300, तो 36 लिख के 1800 ml। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2000 ml। तो टोटल पूरी बाल्टी भर जाएगी। उसी तरह बी और सी डी चेक कर लेंगे तो टोटल का वैल्यू कितना आएगा 2000 ml आएगा। लेकिन ऑप्शन नंबर ए जब चेक करेंगे तो ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में 2 गुणे 6 मतलब कि 1200 ml हो जाएगा पहला वाला, और दूसरा वाला हो जाएगा 3 छक्का 18, 3 दिल्ली के 900 ml। तो टोटल कितना होगा 2100 ml आ जाएगा। तो 2000 ml की बाल्टी भरनी है और इसकी वैल्यू आ रही है ए वाले की 2100 ml, तो ज़्यादा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए का संयोजन बिल्कुल सही नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, 1 सेंटीमीटर गुणे 1 सेंटीमीटर वाले 48 छोटे वर्गों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है कि परिणामी क्षेत्रफल 48 वर्ग सेंटीमीटर हो? तो दोस्तों इसको देखिए 48 को वर्ग सेंटीमीटर को 2 और 24 के रूप में, 3 8 के रूप में, 8 6 के रूप में, 4 12 के रूप में और 3 16 के रूप में व्यवस्थित किया जा सकता है। अर्थात 5 प्रकार से इसको व्यवस्थित किया जा सकता है, जिसका परिणामी क्षेत्रफल 48 वर्ग सेंटीमीटर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर,
एक रेलगाड़ी पटना से 30 मई 2020 को 23:40 पर मतलब चलती है। देखिए 23 मिनट 40 मिनट का मतलब क्या है, देखिए रेलवे की जो सुई की बात की जाए तो 24 घंटे का समय दिखाता है, तो इसका मतलब हो जाएगा 23:40 का मतलब हो जाएगा 11:40 पर रात में, मतलब PM। ठीक है, 11:40 चलती है और मुंबई 1 जून को 5:15 पहुंच जाती है। तो रेलगाड़ी की यात्रा में कुल कितना समय लगेगा, देखिए मई का महीना 31 दिन का होता है, तो 30 मई को चल रही है, इसका मतलब उस दिन चली 30 मई को टोटल चली है केवल वो 20 मिनट, फिर अगला दिन शुरू हो जाएगा तो 20 मिनट चली है, फिर 31 मई का पूरा 24 घंटा चली है। ठीक है, उसके बाद सुबह 5:15 पर पहुँच गई है, मतलब 5 घंटा 15 मिनट और चली। जब सबको ऐड कर देंगे तो देखिए 24 घंटा 5 घंटा 29 घंटा हो गया। अब 15 मिनट अब 20 मिनट ऐड करेंगे तो 15 और 20 कितना होगा, 35 मिनट हो जाएगा। तो 29 घंटा 35 मिनट टोटल कवर किए यात्रा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी आयताकार बक्से की आंतरिक लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 10, 8 और 6 सेंटीमीटर है। 6240 घन सेंटीमीटर पैक को पैक करने में कितने बक्सों की आवश्यकता होगी। कुछ नहीं करना, केवल 6240 घन सेंटीमीटर को अब भाग दे देंगे 10 × 8 × 6, क्योंकि एक बक्से का एक जो पैक है, एक आयताकार बक्से की उसका जो लेंथ है, चौड़ाई और ऊंचाई का है, इस क्रम में है, तो भाग देंगे, सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आएगा 13। टोटल 13 बक्सों की आवश्यकता होगी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, पानी की एक टंकी 11 मीटर लंबी, 10 मीटर चौड़ी और 9 मीटर ऊंची है। इसमें 6 मीटर ऊंचाई तक पानी भरा गया है। याद रखेंगे 9 मीटर क्या है, ऊंची है। ठीक है, 9 मीटर क्या है, उसकी ऊंचाई है, हाइट है, जिसमें 6 मीटर तक पानी भरा गया है। देखिए समझिए चीज़ों को, 6 मीटर पानी भरा गया है, भरा वाला पानी कितना है, 6 मीटर है, जिसमें पानी क्या है, भरा हुआ है। तो जो नहीं भरा है वो खाली है, वो कितना है, 3 मीटर तक क्या है, खाली है। तो 3 मीटर खाली कितने भाग में, 9 भाग में। टोटल की ऊंचाई कितनी है, 9 है, तो कितना आएगा, 1/3 क्या है, भाग है, खाली है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। याद रखेंगे अगर पूछता कि कितना भाग भरा हुआ है तो 6/9 भाग भरा हुआ था, लेकिन खाली भाग है 3/9। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 14वां क्वेश्चन, 2/210 के धनात्मक गुणनखंडों का योगफल कितना होगा। 14 नंबर, देखिए 210 में अगर बात की जाए तो किससे किससे 210 कटेगा, जैसे पहले 1 से कटेगा, फिर 2 से कटेगा, फिर 3 से कटेगा, 7 से कटेगा, तो किससे किसका धनात्मक गुणनखंड निकाल लेंगे, टोटल ऐड कर देंगे तो आंसर निकल जाएगा 576, जो कि करेक्ट हो जाएगा इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 15वां, निम्नांकित पैटर्न का अध्ययन करिए। 1 का वर्ग 1, 11 का वर्ग 11, 111 का वर्ग इतना 123, 21, इसी तरह इसका है एक वर्ग निकालना है। तो आपको देखिए साफ साफ पैटर्न दिख रहा होगा, 11 × 11 कर रहे हैं तो अगर 4 संख्याएं हैं, 11 × 11 में 4 होंगे ना, तो 3 संख्याओं का आ रहा है। तो इसमें देखिए 1 है तो 1 2 1 आ रहा है। तो इसी तरह इसका 5, अगर 5 संख्याओं का निकालेंगे मतलब 11,111 का वर्ग करेंगे तो आएगा 1 2 3 4 5 के बाद फिर पीछे होगा 4 3 2 1। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट होगा, 4 3 2 1। ठीक है, देखिए 3 डिजिट है, 3 डिजिट है तो 1 2 3 तक जा रहा है, तो 5 डिजिट है तो 1 2 3 4 5 तक जाएगा, फिर 4 3 2 1 आएगा आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट हो जाएगा 15 नंबर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 16वां, जो कि पेडागोजी क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण की पाठचर्या अपेक्षाओं के साथ मेल नहीं खाता है। याद रखेंगे मेल नहीं खाता है पूछ रहा है। देखिए पहला देखिए, भिन्न को पूर्ण के अंश के रूप में प्रदर्शित करना तथा सरल भिन्नों को व्यवस्थित करना, यह बिल्कुल जो कि प्राथमिक पाठ्यक्रम में ये सम्मिलित टॉपिक है। ठीक है, ऑप्शन बी देखेंगे, वर्गीकृत आंकड़ों के निरूपण का विश्लेषण करना तथा निष्कर्ष निकालना, यह जो है प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण की पाठचर्या की अपेक्षाओं से मेल नहीं खाता है। ठीक है, यह जो टॉपिक है ये अब मिडिल में है, मतलब कि प्राइमरी के स्तर का नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें मेल नहीं खाता है, करेक्ट आंसर निकल के आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 17वां नंबर,
प्रायः शिक्षार्थी दशमलव संख्याओं की तुलना में त्रुटि करते हैं। उदाहरण के लिए 0.5 से बड़ा है। इस त्रुटि का सर्वाधिक संभावित कारण क्या हो सकता है? देखिए, आपने क्लास में आप छोटे बच्चों को देखा होगा, 0.5 लिखिए और एक जगह 0.5 लिख दीजिए, तो इसमें क्या है, कन्फ्यूजन हो जाते हैं। वे सोचते हैं कि ये 50 लिखा हुआ है और ये 5 लिखा हुआ है, तो इसको आप बड़ा मान लेते हैं 0.50 को, जबकि उनको ये नहीं पता है कि इसके बाद 0 का कोई महत्व नहीं है, ये भी वही संख्या है, सेम बराबर है। तो इसका क्या कारण हो सकता है? तो इसका जो रीजन हो सकता है दोस्तों 17 नंबर में, वो हो सकता है ये क्रमिक दशमलव से शून्य की सार्थकता से संबंधित भ्रांतिपूर्ण संकल्पना, जो कि मैंने अभी बताया कि उनको इसका कंसेप्ट नहीं पता कि दशमलव के बाद अगर कोई डिजिट है उसके बाद अगर दशमलव जितना भी 0 लगा दें, वो संख्या और ऊपर वाली संख्या दोनों क्या है, बराबर हैं। उनको लगता है कि ये 0 लग गया तो 50 हो गया, और ये 0 नहीं लगाया है तो ये क्या है, 5 हो गया। तो इसी से क्रमिक दशमलव में शून्य की जो सार्थकता है उसके संबंधित भ्रांतिपूर्ण संकल्पना उनके अंदर अभी तक डेवलप नहीं हो पाई है, उसी वजह से ये उनको प्रॉब्लम आ रहा है, उसको बड़ा कह रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसमें। नेक्स्ट देखते हैं, कक्षा 1 और कक्षा 2 के गणित शिक्षण और अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? देखिए, 1 और 2 की बात की जा रहा है और गणित शिक्षण की बात हो रही है, इसमें कौन सा सही होगा? तो इसमें सही आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर सी, गणित का अन्य विषयों जैसे कि भाषा, कला इत्यादि से समाकलन किया जाना चाहिए, जो कि बिल्कुल करेक्ट बात है। और ठीक है, किसी भी विषय को पढ़ रहे हैं, अगर आप दूसरे विषयों के साथ उसको समाकलन करेंगे, उसके साथ मेल खाएंगे, मेल जुल करेंगे उसके विषय के साथ, तो निश्चित रूप से आप इजीली सीख पाएंगे। देखिए, भाषा के साथ बहुत इसका संबंध है, क्योंकि अगर बच्चा भाषा ही नहीं जानता है, हिंदी पढ़ना नहीं जानता, तो गणित क्या पढ़ेगा? ठीक है, क्योंकि पढ़ने के लिए तो उसको भाषा की जरूरत होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कक्षा में गणितीय मनोरंजनात्मक क्रियाकलाप तथा चुनौतीपूर्ण ज्यामितीय पहेलियों संबंधी क्रियाकलाप महत्वपूर्ण है। क्योंकि वे प्रत्येक शिक्षार्थी की स्थानिक व विश्लेषणात्मक योग्यता के संवर्धन में सहायक है। देखिए, चारों ऑप्शन को रीड करिएगा दोस्तों, समय का बचत होगा आपके लिए, क्योंकि समय अब बहुत कम बचा है आपका। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट होगा 19 नंबर में। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, देखते हैं, कक्षा 4 के लिए समय टाइम के मूल्यांकन का प्राचल होगा, क्या होगा? देखिए, चारों ऑप्शन को रीड करके पाएंगे कि अंकीय घड़ी और सदृश घड़ी पर समय पढ़ना, आधा घंटा अधिक, चौथाई घंटा अधिक, चौथाई घंटा कम, AM PM की संकल्पना, मिनट सेकेंड में संबंध, यह सभी जो काम है उसको समय का, टाइम का जो मूल्यांकन करने में, कंसेप्ट क्लियर करने में मददगार सिद्ध होंगी। ठीक है, आगे देखते हैं, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा NCF 2005 में उल्लिखित गणित की लंबी आकृति क्या संकेत करती है? दोस्तों, गणित की लंबी जो आकृति है, एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना, यह संकेत करती है। गणित की लंबी आकृति का मतलब है एक कॉन्सेप्ट पर आधारित दूसरे कॉन्सेप्ट का निर्माण करना, यह इसका मतलब है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 22, प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियाँ मदद करती हैं, किस तरह मदद करती हैं? तो गणित की पहेलियाँ मदद करती हैं समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहन करने में। ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गणितीय संचारण उल्लेख करता है। गणितीय संचारण क्या उल्लेख करता है? यह उल्लेख करता है गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 24, आकृतियों की इकाई से अध्यापक विद्यार्थियों से आकृतियों के उपयोग की सहायता से किसी भी चित्र की रचना करने के लिए कहता है। इसी क्रियाकलाप में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता है? देखिए, आकृतियों की इकाई से अध्यापक जो है, अगर आकृतियों के उपयोग की सहायता से किसी भी चित्र की रचना करने के लिए कह रहा है, तो वो इस उद्देश्य से रचना या सृजन, मतलब जो क्रिएटिव जो है बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी है, उसका उद्देश्य उसको प्राप्त होगा। बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी का जन्म देने का काम कर रहा है, सृजन का काम कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 25, गणित में प्रतिचित्रण या मैपिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? याद रखेंगे, देखिए,
पहला दे रहा है प्रतिचित्रण जो मैपिंग है स्थानिक चिंतन को बढ़ाता है, ये बिल्कुल करेक्ट बात है। ठीक है, प्रतिचित्रण अनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहित करता है, ये भी करेक्ट बात है। ठीक है, मैपिंग करेंगे तो अगर दो जगहों की तुलना करेंगे तो अनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहन मिलेगी। ठीक है, तीसरा कह रहा है प्रतिचित्रण क्या है, गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है, जो कि गलत बात है, भाग होता है। मैपिंग जो है गणित चित्रण का पाठ्यक्रम का भाग होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही नहीं है, तो सही सी नंबर सी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1,00,000 करोड़ 1,00,000 करोड़ किसके बराबर है? याद रखेंगे 1 करोड़ किसके बराबर है? 1 करोड़ में 7 जीरो होते हैं, आप करके काउंट करके चेक कर सकते हैं, 4 3 7। देखिए इकाई दे सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 1 करोड़ में 7 जीरो होते हैं, तो देखिए 100 लाख और 1 लाख में 5 जीरो होते हैं। ठीक है, तो 5 2 7, तो इसमें भी 7 हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। 100 लाख जो है 1 करोड़ के बराबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन। एक गांव की कुल जनसंख्या 78,692 है, इसमें इतने पुरुष हैं, इतनी महिलाएं हैं, तो शेष कितने बच्चे होंगे? तो पुरुष महिला को ऐड कर देंगे और कुल जनसंख्या में से घटा देंगे, तो आंसर निकल के आ जाएगा 27 का, ऑप्शन नंबर ए 20,883। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 5 पेंसिलों का मूल्य 3/4 है, तो 2 पेंसिलों का मूल्य कितना होगा? देखिए पहले 3 से इसको हल कर लेते हैं, तो 3/3/4 तो मतलब है 4 3 12, 15/4। तो 5 पेंसिलों का मूल्य कितना है? 15/4 है, तो एक पेंसिल का मूल्य निकालने के लिए भाग देना पड़ेगा, तो 15/4 नीचे हर में आ जाएगा 5। ठीक है, अब 2 पेंसिलों का मूल्य निकालने के लिए 2 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। 5 3 15, तो 3 दूनी 2 दूनी के 4, 3/2, तो कितना आएगा? 2 पेंसिलों का मूल्य 3/2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संख्या 720 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या हैं? देखिए अभाज्य गुणनखंड के लिए पहले 2 से भाग देंगे, जितनी बार जाएगा अभाज्य गुणनखंड मतलब अभाज्य संख्याओं से भाग देते जाइए। अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जो किसी संख्या से विभाजित ना हो, स्वयं और एक को छोड़कर। तो देखिए 29 का डी देखेंगे, इसको सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 720, ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला और लास्ट क्वेश्चन वीडियो का है। एक परीक्षा में 4 विषयों में प्राप्त कुल अंक 200 हैं, 3 विषयों में प्राप्त अंकों का औसत 48 है, तो चौथे विषय में कितना अंक होगा? तो 3 विषय का औसत कितना है? 48 है, तो 3 विषय का टोटल निकाल लेंगे, 144 आ जाएगा। तो इसका मतलब कि चौथा विषय में से इसको माइनस कर देंगे 144 को, तो आएगा 56। तो ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा, चौथा विषय का जो अंक होगा 56 होगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।